नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार में स्वागत है। हमारा परिवार धीरे धीरे आप सभी के आशीर्वाद से बड़ा हो रहा है और आप सभी सहयोग कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मैं एक बहुत ही अच्छा अनुभव सभी देशभक्तों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए जो भी मनुष्य जाति का कल्याण करना चाहता है, इस देश को बचाना चाहता है, हमारे परिवार को, हमारे समाज को अच्छा करना चाहता है, उन सभी के लिए एक अनुभव लेकर आया हूँ। साथ ही जो विशेषकर जिनके लिए अनुभव है वो है हमारे सभी किसान भाइयों के लिए। तो सभी किसान भाइयों के लिए एक आज ऐसा अनुभव दूंगा जिसके बारे में राजीव दीक्षित जी, महान क्रांतिकारी, हम सभी के गुरु, हम सभी के प्रेरणा स्रोत राजीव भाई ने अपने व्याख्यान के काल में, अपने क्रांति के काल में बहुत ही एक स्वदेशी खेती का अनुभव बताया था। हमारे देश के लोगों को स्वदेशी खेती की क्रांति उन्होंने छेड़ी थी। हमारे देश में जिनके विचारों से, जिनकी प्रेरणा से हमारे देश में कई सारे किसान भाई आज स्वदेशी खेती कर रहे हैं, जो देसी गाय के देशी गौ माता के गोबर और गौमूत्र पर आधारित है। उसी में स्वस्थ समृद्ध परिवार से हमारे साथ एक भाई जुड़े हुए हैं जिनका नाम अजय कुमार जी हैं, जो एटा जिला उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मैं उनका आज खेती का अनुभव के बारे में आपको बताऊंगा, वो कैसे अपनी खेती कर रहे हैं। अजय जी का आपको विचार सुनाऊंगा, उसका अनुभव सुनाऊंगा, उनकी खेती दिखाऊंगा, ठीक है, कि उन्होंने कैसे अपनी खेती कर रहे हैं और विष मुक्त खेती करके अपने परिवार को स्वस्थ बना रहे हैं। तो मैं चाहूँगा विलम्ब ना करते हुए सबसे पहले उनकी खेती के बारे में मैं आपको बता दूं और उनकी खेती का अनुभव आपको दिखा दूं। अजय जी अपने खेती कैसे कर रहे हैं, उन्होंने क्या बताया, तो उसके बारे में फिर उसके बाद में बताऊंगा कि आप स्वदेशी खेती कैसे करें। राजीव भाई ने क्या बताए थे उसके बारे में मैं पूरी जानकारी दे दूंगा, जिससे कि आप विष मुक्त खेती कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अजय जी का इस विचार को सुनिए, फिर हम आपको इस विषय पे पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आज मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ ये मेरा अपना खेत है और इसमें मूंग की खेती है और ये आशीर्वाद गोविंद भैया का है, राजीव भाई जी का है और इसमें न कोई केमिकल कहीं से है, ओनली फॉर इसमें सिर्फ है तो सिर्फ खाद है, गाय का गोबर। गाय के गोबर से ये मूंग उत्पन्न की गई है और ये बिल्कुल शुद्ध है 100%। जय राजीव भैया, जय गोविंद भैया, वंदे मातरम। अजय कुमार, एटा उत्तर प्रदेश से हूँ। ये मेरा अपना खेत है, ये मूंग की खेती है और ये राजीव भाई जी की पूरी पद्धति से है, ऑर्गेनिक खेती। इसमें कोई भी केमिकल कहीं से प्रयोग नहीं है, सिर्फ जितना उन्होंने बताया उसी के आधार पर है। और एक एक पेड़ देख लीजिए आप, एक एक वृक्ष देख लीजिए, बिल्कुल शुद्ध, न कोई कीड़ा है, न कोई चीज़ कहीं से नहीं है। और ये गोविंद भाई जी का आशीर्वाद से सारा काम चल रहा है। पूरा खेत देखिए मेरा, ये सारी खेती मूंग की है। एक एक पेड़ देखिए आप, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध। मैं अजय कुमार, जिला एटा उत्तर प्रदेश से। वंदे मातरम, जय हिंद। तो आप सभी ने अजय जी का अनुभव सुना, अपनी खेती उन्होंने दिखाया, मूंग की खेती, वह अपनी मूंग की खेती कैसे कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी भी जगिए और जो विष मुक्त खेती है उससे दूर होइए, अपने परिवार को बचाइए। क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा झूठ जो चल रहा है यूरिया डीएपी युक्त खेती, जिसके कारण से हमारे देश में गौ माता की संख्या घटने लगी, पशुपालन घटने लगा और हमारे तक जो अनाजें पहुंचती है वह जो पहुंचता है कैसा पहुंचता है, जहर युक्त।
जिसको खा करके हमारे बच्चे, हम सभी बीमार पड़ रहे हैं। हमारे देश के बच्चे, हमारे देश की युवा पीढ़ी, हमारे देश के सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं, त्राही त्राही हो रही है। तो सबसे पहले आप सभी यह जो विष मुक्त खेती है उसको छोड़िए और अपनी खेती की ओर लौट करके स्वदेशी खेती कीजिए, जिसके बारे में राजीव भाई ने बताए थे। तो मैं वही अनुभव आज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसको कीजिएगा जैसे राजीव भाई ने बताया, मैं उसी चीज़ों को अपने मुख से बताने का प्रयास करूंगा। अगर दी कुछ त्रुटि रह जाए तो छोटा भाई अपना बेटा समझ के माफ़ कर दीजिएगा और आप राजीव भाई के विचार को दोबारा सुनिएगा। मैं राजीव भाई की वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे देख लीजिएगा। मैं कुछ विचार रख रहा हूँ राजीव भाई के विचार को पुनः जीवित करने के लिए, मैं उसी के विचार को दोबारा बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ें डाटा निकाला हूँ, राजीव भाई ने जो अपने व्याख्यान में बताए थे, मैं उसी चीज़ों को बताऊँगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कि आप खेती कैसे करें, स्वदेशी खेती करें कैसे करें। तो थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा बहुत लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप करोगे ना आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत आसान है ये खेती करना, और जो अनाज आएगा वो अनाज नहीं, वो अमृत होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खाद कैसे बनाएं, हम गोबर की खाद कैसे बनाएं, कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो राजीव भाई कहते हैं जो गोबर जो हम खेतों में डालें, जो खाद बनाए ना, हमेशा गोबर क्या हो, ताज़ा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, गोबर को रखते जाते हैं, धीरे धीरे वो सड़ जाता है, अगले वर्ष हम डालते हैं जब सीज़न आती है तो, लेकिन उसके अंदर जो गुणवत्ता होती है, उस गोबर में जो जीवाणु की संख्या होनी चाहिए वो कम हो जाती है, क्योंकि खेतों में सारा का सारा खेल जीवाणुओं का है। इसीलिए क्या करना है, हमें ताज़ा गोबर डालना है। ताज़ा गोबर में क्या होता है, जीवाणु की संख्या ज़्यादा होता है और वह जीवाणु खेतों में क्या करता है, पोषकता प्रदान करता है और हमारे जो अनाज होते हैं उसमें पोषण आता है, न्यूट्रिएंट्स आता है। तो हमेशा ध्यान रखना है क्या डालें खेतों में, ताज़ा गोबर। तो ताज़ा गोबर कैसे डालेंगे इसके बारे में हम आपको पूरी बात बताएंगे। तो क्या करना है, राजीव भाई ने एक फॉर्मूला दिया स्वदेशी खेती करने का कि मान ली जाए आपके पास 250 बीघा ज़मीन है, 250 नहीं, 2.5 बीघा ज़मीन है। कितनी, 2.5 बीघा। और राजीव भाई ने बताया कि 2.5 बीघा 1 एकड़ होता है, 2.5 बीघा में 1 एकड़ भूमि आती है। तो मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ भूमि है, या कह लें 2.5 बीघा भूमि है। तो इसमें खाद डालने का नियम बताया कि आपके पास जितनी भी खेती हो इसके हिसाब से आप खाद बना लें। तो मान लीजिए आपके पास 2.5 बीघा ज़मीन है, मतलब 1 एकड़ भूमि है, तो आप खाद कैसे निर्माण करें। इतनी भूमि के लिए आपको क्या क्या चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में लेनी है। इसमें लेनी है 10 केजी देसी गौ माता का गोबर, कितना, 10 केजी, और लेना है 10 लीटर गौमूत्र गौ माता का, और लेना है उसके बाद 1 केजी गुड़। और गुड़ वैसा लेना है जो पुराना हो, जो गीला पूरा पुराना होता है, काला काला हो जाता है, जिसको कोई नहीं खाना चाहता है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई पशु नहीं खाना चाहता, वो गुड़ लेना है। और वह जो गुड़ है वो खेतों के लिए अमृत है। तो आप बाज़ार में पता करेंगे तो मिल जाएगा। अगर मिलने में दिक्कत आ रही तो जो गुड़ मिल जाए वो ले लीजिएगा, लेकिन पुराना गुड़ मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन शुरुआत जैसे भी हो शुरुआत करना है, ठीक है ना। तो आपको लेनी है 1 केजी गुड़, और फिर लेनी है 1 केजी दाल, किसी भी दाल का आटा लेना है। 1 केजी का लेना है किसी भी दाल का आटा, जैसे मूंग का दाल का आटा, चने के दाल का आटा, खेसारी के दाल का आटा, ठीक है। जो भी दलहन होता है उसके दाल का क्या लेना है, आटा लेना है, ठीक है। और लेना है 500 ग्राम से लेकर के 1 केजी क्या लेना है, मिट्टी लेना है किसी भी पेड़ का। जो पीपल के पेड़ का मिट्टी हो सकता है, जो बरगद के पेड़ का मिट्टी हो सकता है, ठीक है। इसी पेड़ के नीचे का मिट्टी लेना है। राजीव भाई कहते हैं इस पेड़ के नीचे का मिट्टी आप लेते हैं तो उस पेड़ के नीचे की जो मिट्टी होती है उसमें जीवाणुओं की संख्या अधिक होती है, और हमारा खेतों का खेल किसका है, जीवाणुओं का है। इसीलिए हमें इसी पेड़ के नीचे का मिट्टी लेना है, लगभग 500 ग्राम से लेके 1 केजी, लगभग 1 केजी मिट्टी आप ले लीजिएगा। अब ये सारी सामग्री जो हो गए, गोबर, गौमूत्र, गुड़, दाल और मिट्टी, ये टोटल 5 चीज़ें हो गए। इस सभी 5 चीज़ों को क्या करना है, एक प्लास्टिक लेना है, प्लास्टिक का ड्रम लेना है, और उसमें सभी चीज़ों को मिलाना है। ये सभी सामग्री को क्या करना है, मिलाना है। मिलाने वक्त थोड़ी दिक्कत आए तो उसमें थोड़ा सा क्या करेंगे आप, पानी मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, पानी। थोड़ा सा पानी मिला करके
अच्छे से घोल बना अच्छे मिला करके अच्छे से पेस्ट जैसा तैयार करके अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद उस ड्रम को कपड़े से अच्छे से ढक देना है बढ़िया से। ठीक है, राजीव भाई साहब बता रहे थे उसको कपड़े से ढक देना है। और कितने दिन के लिए इसे रखना है इस खाद को बनाने के लिए? इसे 15 दिन के लिए छोड़ देना है ऐसी स्थिति में। ठीक है, 15 दिन के बाद यह खाद आपका तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? 15 दिन के बाद इसमें जो है करोड़ों जीवाणु हो जाएगा इस खाद में। क्या हो जाएगा? करोड़ों जीवाणु हो जाएगा। मैंने कुछ डाटा तैयार किया है जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें करोड़ों जीवाणु हो जाएगा, जो कि जीवाणु खेत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु, ठीक है, खेतों के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है? अगर जो आपने मिट्टी लिया था, जो पीपल के पेड़ के नीचे का मिट्टी, जो बरगद के पेड़ का जो नीचे का मिट्टी आपने लिया था, अगर उसमें मान लिया जाए 1 लाख जीवाणु था, राजीव भाई कहते हैं अगर उसमें 1 लाख जीवाणु था, तो ये 15 दिन के बाद जो आपने खाद बनाया उसमें जीवाणु कितना हो जाएगा? उसमें जो जीवाणु हो जाएगा लगभग राजीव भाई ने बताए थे कि करोड़ों जीवाणु हो जाएगा। कितने हो जाएगा? करोड़ों हो जाएगा। करोड़ों मतलब 1 लाख में 100 करोड़ जीवाणु हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 लाख अगर जीवाणु है तो आप उस खाद में 100 करोड़ जीवाणु हो जाएगा। सोचिए राजीव भाई का डाटा कितना बहुमूल्य है और कितनी साइंटिफिक और कैसे गणना साइंटिफिक वे से वैज्ञानिक तरीके से किया होगा, कैसी उनकी रिसर्च होगी। तो इसीलिए इस राजीव भाई के बताए हुए इस अमूल्य ज्ञान को जीवन में धारण करके इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करें, अपने लिए करें और अपने बच्चों को, परिवार को, देश को स्वस्थ बनाएं। ठीक है, और क्या करना है कि जो खाद है हमारा ना, खाद को कभी भी धूप में नहीं रखना है। जब भी रखना है खाद जो बना रहे हो आप, उसको छाई में रखना है। किसी घर के आसपास जो बालकनी है जहाँ धूप नहीं आता वहाँ रख दें। ठीक है, पेड़ हो अच्छे वहाँ रख दें जहाँ छाया हमेशा बना रहता है। तो मतलब धूप से इस खाद को बचाना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप पड़ेंगे तो जो हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो मर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, शायद ऐसा ही होगा। तो इसीलिए जैसा राजीव भाई ने कहा उसको फॉलो करें तो ज़रूर आपको लाभ मिलेगा और आपकी खेती अच्छी खेती होगी। ठीक है, तो अब क्या है समझ लीजिए, आपका 15 दिन जब हो गए, 15 दिन बाद आपका खाद तैयार हो गया। स्वदेशी खाद, अमृत खाद कहें, अमृत है ये खेतों के लिए, ये खाद तैयार हो गया। अब क्या करना है? अब कैसे जो 200 हमारा जो क्या बोलते हैं, जो 1 एकड़ भूमि है, 2.5 बीघा भूमि है, हमें उसमें कैसे खाद डालना है, कैसे उसके अंदर कैसे खाद, इतना खाद कैसे पहुँचेगा? तो क्या करना है कि जैसे कि जितना आपके पास गोबर था उससे 10 से 20 गुने पानी मिलाना है। मतलब 10 केजी गोबर था आपका ना, जो आपने खाद बनाया तो गोबर कितना डाला था? 10 केजी। तो जो आपका खाद तैयार हुआ तो उस खाद में कितना पानी मिलाना है, कितना पानी उसमें डाल के घोलना है? उसमें 10 गुने से 20 गुने, कितना? गोबर के 10 गुने से 20 गुने। जो आपने 10 केजी गोबर लिया तो मतलब 10 गुने 10 100 या 10 गुने 20, ठीक है, 200। मतलब 100 लीटर से लेकर के 200 लीटर इसमें पानी मिलाना है। 100 से 200, कम से कम 100 लीटर पानी मिलाना है, राजीव भाई ऐसा कहते हैं, और अधिक से अधिक 200 लीटर पानी मिलाना है, उससे ज़्यादा नहीं मिलाना है। इसको मिला करके आपको क्या करना है, आप जो ड्रम में 15 दिन रखे थे खाद बनाने के लिए, उसमें इतना पानी मिला के एक घोल जैसा तैयार कर लेना है और इस घोल को अपने खेतों में छिड़क देना है। जो आपके 2.5 एकड़ भूमि है, 1 एकड़ भूमि है, 2.5 बीघे ज़मीन है, उसमें इसको छिड़काव कर देना है। क्या कर देना है? छिड़काव कर देना है। इससे क्या होगा, जैसे आप छिड़काव करोगे तो इससे क्या होगा, मिट्टी में जीवाणु क्या होगा, जीवाणु की संख्या धीरे धीरे आपके खेतों में बढ़ने लगेगी। जब आपके खेतों में सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते जाएंगे तो आपकी खेती अच्छी होगी, क्योंकि उसी सूक्ष्म जीवाणु से पौधों में क्या आता है, पोषण आता है। यही हमारा खाद है। ठीक है, यही खाद होता है। खाद का मतलब जो खेतों में जीवाणु बढ़ा सके और पौधों को पोषण दे सके, न्यूट्रिशन दे सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। केवल ये जीवाणु का ही खेल है, जैसा राजीव भाई कहते हैं कि जो खेती है, पहले भी बताया, केवल ये जीवाणु का खेल है। सारा जो पोषक तत्व है ये सारे के सारे इसी जीवाणुओं से मिलते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, खाद डालने की कई सारी विधियाँ होती है, कब डालें, कैसे डालें, कितनी बार डालें। अब इस पे थोड़ी हम बात कर लेते हैं। तो राजीव भाई कहते हैं कि मान लीजिए आप जो भी फसल आप लगाने वाले हो, गेहूँ लगाने, धान लगाने वाले हो, गेहूँ लगाने वाले हो,
ठीक है। कोई रबी फसल, खरीफ फसल, जब जिसका सीज़न होता है लगाने का उसके हिसाब से। तो क्या करना है, पहले जुताई कर दे खेत को। जुताई आपने कर दिया, जुताई के अगले दिन, आज मान ले जुताई किया तो अगले दिन कल क्या करना है, यह जो आपका स्वदेशी खाद है, जो गौ माता के गोबर से निर्माण हुआ जो खाद है, इस खाद को उसके अंदर क्या कर देना है, खेत में छिड़क देना है। ठीक है, क्या करना है, छिड़क देना है इस खाद को जुताई के अगले दिन। और ये पहली बार का खाद हुआ, ये क्या हुआ, पहली बार का खाद। पहली बार अपने जुताई के अगले दिन खाद डाल दिया। अब खाद डल गया तो अब आप बीज कब बोओगे, जैसी भी खेती उसके हिसाब से, बस ये डाटा आप ध्यान रखिएगा। अब बीज जो बोना है, खाद डालने, जुताई के अगले दिन मैंने खाद डाला, खाद डालने के 2, 4, 5 दिन, 2 दिन बाद या 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, मतलब 2 से 5 दिन के बीच में, बाद में 2 से 5 दिन हो गया, उसके बाद आप बुआई कर दें। जिस चीज़ की आप खेती करना चाहते हैं उसका बीज बो दें। धान की खेती हो रही तो पहले खुद जब मान लिया कल धान की बुआई होने वाली है, जैसे धान के बीज तैयार करने पहले जुताई कर देते हैं, फिर उसके बाद जब धान की बीज डालने वाले मान लिया है उसके एक दिन पहले क्या करते हैं, पहले जुताई के बाद जब तैयार हो जाता है खेत तो खाद डाल दें, उसके बाद 2-4 दिन बाद आप बीज बो दें। ठीक है, फिर उसी तरह जब धान की रुपाई के समय तक पौधा बढ़ा जाता है, जो हम कीचड़ तैयार करते हैं, जो कीचड़ हमारे बिहार में उसको कादो कहते हैं, तो मतलब खेती जब तैयार करते हैं पानी वाला, तो उसकी जो पूरी तैयारी हो जाती है, मान लें जिस दिन खेती होने वाली, कल धान की रुपाई होने वाली, तो उसके एक दिन पहले अब हल से कर दें, हल से जुताई कर दें। ठीक है, इससे हमारी नंदी भी बचेंगे। लेकिन आज ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, इसका कम से कम इस्तेमाल करें या ना करें, छोड़ दें, अपनी खेती स्वयं करें और हमारे नंदी से खेती करें, हमारे बैल से। नंदी से तो नहीं खेती होती, बैल से होता है, मैं बस समझा रहा हूँ आपको। तो बैल से जुताई करके, बैल के सहारे जुताई करके, जुताई कर दिया, फिर उसके बाद उसमें जो हमारा खाद है, देसी खाद, उसको डाल दिया। अब डाल करके खेतों में मिला करके, ठीक है, उसका क्या कर दिया हमने, धान की रुपाई कर दिया। ठीक है, बस कुछ नहीं है। मुझे लगता है ऐसा कि जो धान की रुपाई में कीचड़ वाले में है, उसमें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अनुभव है, प्रैक्टिकल का विषय, थोड़ा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कीचड़ वाला मान ले कल रुपाई है, कल उसकी पूरी प्लेन करना अच्छे से खेतों को, तो उसको अच्छे से हल से जुताई करवा दिया, फिर स्वदेशी खाद डाला, अपना गोबर वाली खाद डाला, डाल करके उसकी चौकी मार दिया, अच्छे से प्लेन कर दिया। उसके बाद जो हमारी धान की रुपाई करने वाले माताएं बहनें होती हैं गाँव में जाया करती हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो आके रोप देती है अपना, बस और कुछ नहीं। उसमें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है ऐसा कि आज खाद डाला तो 2 दिन बाद हम ये करेंगे, वो देखना पड़ता है। किसान भाई बताते हैं पानी कितना है, सही है कि नहीं, उसके हिसाब से करते हैं। बाकी कुछ इसमें धान वाले में, कीचड़ वाले में ऐसा नहीं हो। जब बीज बोते हैं तो उसमें ध्यान ऐसा मुझे लगता है रखना पड़ेगा, या किसी और तरह की खेती का, हर खेती का थोड़ा विधि अलग, खाद देने का, खाद बनाने की विधि है। जैसे आप जो भी फसल करते हो, जैसे आप खाद डालते हो, बस उसी विधि से खाद डालना है। बस उस जहर की जगह पे ये अमृत डालना है। बस जैसे आप खाद डालते थे वैसे ही डालना है। जैसे आप पहले खाद डालने का विधि को इस्तेमाल करते थे, सीधा जैसे आप खाद डालने की विधि का इस्तेमाल करते थे वैसे ही करना है। बस उस जहर के जगह अमृत डालना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। आपने पहली बार खाद डाल दिया, जो मैं बताया, जुताई के बाद आपने खाद डाल दिया। ठीक है, 2, 4, 5 दिन के बाद फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जुताई के अगले दिन क्या करते हैं, खाद डाल देते हैं। उसके बाद 2, 4, 5 दिन बाद बीज बो देते हैं। ठीक है, बीज बोने के बाद फिर आप कब डालना है, बीज बोने के बाद फिर 21 दिन बाद इसी तरह खाद बना के डालना है। ठीक है, 21 दिन बाद ऐसा राजीव भाई बताते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर अंकुरन आ जाता है तो फिर उसको डालना होता है। ठीक है, ऐसा होता है। जैसे आप खाद डालते थे उसे डालना है, लेकिन आपको जो खाद डालना है अब कब डालना है, हर 21 दिन के बाद खाद डालना है। क्या डालना है, हर 21 दिन के बाद डालना पड़ेगा खाद। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हर 21 दिन बाद खाद डालेंगे तो ये बहुत अच्छी खेती होगी। मान लीजिए अब पौधा बड़ा हो रहा है तो कैसे डालेंगे, जब आप पानी डालते हैं खेतों में, पटाते हैं, तो पानी के साथ किसी टैंक में लगा के, किसी टोटी में लगा के, टोटी के सारे टोटी खोल दे, पानी के साथ जाता रहेगा। ठीक है, इस विधि से डालेगा। कई सारी विधियाँ होती डालने का, और मैं थोड़ा आपको बता दूँ, थोड़ा सा जानकारी। ठीक है, जैसे आपने जो अपने 15 दिन के बाद जो आपका खाद तैयार हुआ था, उसमें हमने 100 से 200 लीटर पानी डालते हैं, मिला के घोल तैयार किया, आपने छिड़क दिया। और क्या कर सकते हैं, और इस खाद को अच्छा बनाने के लिए, अगर भी आपके घर में चूल्हे पे खाना बनता है, किस पे बनता है, चूल्हे पे जो खाना बनता है, और देसी गौ माता के गोबर से, कंडे से खाना बनता हो,
ठीक है। गोबर के गाय का हो तो सबसे अच्छा है, लेकिन अन्य पशु का भी कंडे हो, जैसे भैंस के गोबर के कंडे हो तो वो भी इस्तेमाल। राजीव भाई ने बताया कि गाय को गोबर की जगह भैंस के गोबर भी ले सकते हैं, लेकिन गाय का गोबर होना ज़रूरी है। मान ले 10 kg गाय का गोबर है, मान ले थोड़ा गाय का गोबर है तो कुछ हिस्सा थोड़ा सा भैंस का भी मिला सकते हैं, नहीं है तो नंदी का भी मिला सकते हैं, बकरी का भी चलता है, ऊँट का भी चलता है, ठीक है, अन्य पशुओं का भी सबका चलता है, लेकिन देसी गाय का गोबर सबसे अच्छा होगा, ये मान के चलें। इसलिए हमेशा देसी गाय का गोबर ही लेने का प्रयास करें। ज़्यादा खेती नहीं तो थोड़ा बहुत मिला लें तो कोई उतना दिक्कत नहीं, लेकिन आप शुरुआत कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करना है, जो आपने खाद तैयार किया, घोल तैयार कर लिया हमने पूरा, जो 15 दिन के बाद जो हमारा खाद तैयार हुआ, फिर अपने 100 से 200 लीटर जो आपने पानी उसमें मिला दिया, पूरा कर दिया। अब क्या करें, जो चूल्हे की जो राख होती है, कंडे जब जलने के बाद जो राख बनता है ना, उसको इकट्ठा किया करें, वो जब खेती आएगी उस समय काम आ जाएगा। उस राख को क्या करें, जो आपने घोल तैयार किया खाद का उसमें मिलाइए, देखिए कि कितना उसमें राख लगेगा, अपने हिसाब से देख लीजिए। उस राख को मिला करके उसमें मिला करके क्या करना, अच्छे से उसके लड्डू बना लेने, उस खाद के बड़े बड़े लड्डू बना लेने हैं। लड्डू बना के रख लेना है, और उस लड्डू को क्या करना है, अपने खेतों में डाल देना है, छिड़क देना जगह जगह पे, देखना कितनी दूरियों पर डालना, डाल दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होगा, अपने आप फूट जाएगा। ये लड्डू डाल के या बाद उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्या करें, उसको थोड़ा थोड़ा चला दें, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, फूट जाएगा और खेतों में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जिससे कि बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इससे आपकी खेती बहुत अच्छी होगी, इससे उपज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत अच्छी खेती होती है, ऐसा राजीव भाई बताते हैं। तो इससे भी आप खेती कर सकते हैं, ठीक है। राजीव भाई ऐसा कहते हैं, जो राख होते हैं गोबर का, जो कंडे से जो हम खाना बनाते हैं, इसमें अतिरिक्त केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, जो खेतों के लिए बहुत अच्छा होता है, जो कि गोबर गौमूत्र से भी थोड़ा ज़्यादा होता है उसमें, ऐसा राजीव भाई बताते हैं। और वही नियम है कि जो भी खाद बनाए, और आपको हर 21 दिन बाद इस खाद को आपको डालना है, हर 21 दिन बाद आपको डालना, ये भूलना नहीं है, ठीक है। तो अगर यदि आप कहते हैं कि हमें कितनी बार एक फसल में आपको खाद डालनी पड़ेगी, तो 4 महीने की अगर दी कोई फसल है, उसमें आपको 5 से 6 बार यह खाद डालना पड़ सकता है, हर 21 दिन के हिसाब से। अगर दी 6 महीने की कोई खेती है, आपको 7-8 बार आपको ये खाद डालना पड़ेगा 21 दिन के हिसाब से, और इससे आपकी जो खेती होगी बहुत अच्छी होगी, उत्तम खेती होगी, आपको उत्तम अनाज मिलेगा, और इससे हम अपने देश को स्वस्थ बना सकते हैं। केवल दवाई से कभी भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको ये जानकारी दिया। अब बचता है अगले दिन, हम किसी और दिन जब समय मिलेगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस विषय को, कि अगर भी खेतों में कई सारा कीड़ा लग जाता है। चलिए मैं बता ही देता हूँ, खेतों में भी कीड़ा लग जाता है, ऐसा देखा होगा। तो कीड़े के लिए क्या करें, लोग पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण से हमारे जो अनाज होते हैं दूषित हो जाते हैं और जहरीला बन जाता है, तो उससे खा के हम बीमार पड़ते हैं, हमें कैंसर भी होता है। यूरिया DAP से जो खेती हो रही है उससे क्या हो रहा है, हमें कैंसर पैदा कर रहा है, डायबिटीज़ कर रहा है, किडनी खराब कर रहा है, सारे रोग डाल रहा है हमारे शरीरों में। इसीलिए पूरी तरह से यूरिया DAP की खेती बंद कीजिए और गोबर गौमूत्र से खेती कीजिए। थोड़ा अनाज कम हो चलेगा, धीरे धीरे उपज बहुत अच्छी होगी। राजीव भाई तो कहते हैं कि 100 ग्राम भी आपका अनाज कम नहीं होगा, अगर दी आप सही विधि से इसी तरह से जैसे बताया वैसा करते हैं, राजीव भाई ने जैसे बताया है। अगर दी कीड़ा लगे तो क्या करें, तो 20 लीटर जानवरों का पेशाब लेना है, मूत्र लेना है, किसी भी जानवर का हो सकता है, गाय का भी हो, भैंस का भी चलेगा, सबका मिला के लेना। गाय का होना जरूरी है, और पूरे गाय का हो तो और अच्छा। तो 20 लीटर जानवरों का पेशाब लेना है, ठीक है। 2 से 3 kg इसमें नीम के पत्ते की चटनी लेनी है। उसी तरह 2 से 3 kg आपको इसमें लेना है आक के पत्ते की चटनी, आकड़ा का अकौवा जिसको कहते हैं, आक के पत्ते की चटनी लेनी है, ठीक है। उसी तरह लेना है 2 से 3 kg बेशरम के पत्ते की चटनी। बेशरम को हमारे बिहार में फूल कंडी कहते हैं, ठीक है, जो नदियों के किनारे हो जाता है, जो थोड़ा बैगनी रंग के फूल होते हैं, ठीक है। जैसे लाउड स्पीकर कभी दिखेगा ना बचपन में, जो वो वाली लंबी वाली लाउड स्पीकर, आगे बड़ा सा मुंह रहता था, ऐसे रहता था, ठीक है, त्रिकोण टाइप में, आगे कोन बन जाता है, कोन शेप में, तो उसी शेप में उसका दिखता है, आपने देखा होगा। तो नदियों में बहुत ज़्यादा नदी किनारे होता है। बेशरम के पत्ते की चटनी लेनी है, ठीक है। अगर भी मिले तो शरीफे के पत्ते की चटनी भी 2-3 kg ले सकते हैं। कांग्रेस घास आती है, उसकी भी पत्ते की उसकी चटनी 2-3 kg ले सकते हैं, ठीक है। तीखी लाल मिर्च
ठीक है। आपको 250 से 300 ग्राम आपको मिर्च ले लेनी है, लाल मिर्च तीखी, 500 ग्राम लहसुन की चटनी लेनी है। सबको मिला करके गौमूत्र में डाल करके उसको उबाल लेना है, अच्छे से उबाल लेना है, ठीक है। और क्या कहते हैं राजीव भाई, अगर जिन जिन पत्तों को गौ माता नहीं खाती है उन सभी पत्तों की चटनी बना के गौमूत्र में डाल सकते हैं। जो जो पत्ते उपलब्ध हो, मैंने जितनी बताया इसमें से जो जो उपलब्ध उसका बना के करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो पत्ते देख लो गौ माता को खिला के नहीं खा रहे, उसकी चटनी बना के उसमें डाल दो। चटनी बना करके गौमूत्र में डाल के अच्छे से उबाल लीजिए बढ़िया से। जब उबल जाए, थोड़ा गौमूत्र जल जाए, अच्छे से लगे बढ़िया से उबल गया, सारी चीज़ें अच्छे से उबल गई, अब लग रहा है बढ़िया हो गया। उसके बाद वही जो 200 एकड़ के लिए जितना हम खाद के लिए पानी लेते थे, उसी तरह इसमें भी हम क्या करें, लगभग 200 लीटर पानी ले लें। 100-200 लीटर, 200 लीटर, 150 लीटर के आसपास पानी ले करके उससे इसको घोल दें हम 200 लीटर पानी में। इस जो मैंने कीड़ा को मारने की, कीड़ा से बचाने की, हमारे शास्त्रों में तो मारने को मना किया गया है किसी भी जीवों को, ठीक है। तो भाग जाएगा, कीड़े को भगाने की, मारने की भी नहीं, कीड़े को भगाने की होगी ये, ठीक है। तो कीड़ों को भगाने की, कीड़ों नहीं लगने देगा, वो मरेगा भी नहीं, बेचारा अपना काम करेगा, चला जाएगा। तो मारना कहना गलत है, ठीक है। अगर यदि मैंने पहले बोला तो माफ़ कीजिएगा। तो कीड़ों को भगाने की एक जो कि अच्छी राजीव भाई द्वारा दिया हुआ एक ये उपाय होगा, जिससे कि कीड़े नहीं लगेंगे, हमारे फसल बचे रहेंगे। तो वही क्या करना, 200 लीटर पानी में ये जो काढ़ा तैयार किया गौमूत्र का, इन चीज़ सब सारे चटनी को डाल करके उसको 200 लीटर पानी में घोल के, उसके बाद जिस भी फसल पे आपको कीड़े लग रहे हैं उस फसल पे आपको इसकी छिड़काव कर देनी है। तो राजीव भाई कहते हैं 2-3 दिन में सारे कीड़े चले जाते होंगे, ठीक है। ऐसा हम कहें नष्ट हो जाता होगा, नष्ट कहना सही नहीं होगा, मुझे लगता है हट जाते होंगे, चले जाते होंगे, मरते नहीं होंगे मुझे लगता है, ठीक है। तो लेकिन ये प्राकृतिक है और अच्छा है, उस रासायनिक जहरीली चीज़ों से अच्छा है, हमारे जीवों को भी नुकसान नहीं होता और कोई जीव मरते भी नहीं होंगे। हमारे खाद से उससे तो मर ही जाते हैं सारे के सारे, और जहर लग जाते हैं, हमारी फसलें ख़राब हो जाती है, उसी जहर को हम खाते हैं। तो अगर यदि आप चाहते हैं जीवन भर स्वस्थ रहें, हमारे देश में पुनः महाराणा प्रताप, भगत सिंह, राजीव दीक्षित जैसा योद्धा पैदा हो, तो देसी गाय से गोबर गौमूत्र से खेती क्या हुआ, अपने बच्चों को अनाज खिलाना पड़ेगा। आपके बच्चे बुद्धिशाली हो, सुरुचिधर हो, शास्त्रों को एक बार पढ़े याद हो जाए, उसके लिए अच्छे अनाज खिलाना पड़ेगा, जो कि ये सात्विक अनाज कहलाएगा, ठीक है। देसी गाय दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन से भरपूर खिलाइए, सात्विक वातावरण में रखिए, वेदों का बच्चों को अध्ययन कराइए, शास्त्रों का अध्ययन कराइए, महर्षि दादन जैसे महापुरुषों के विचारों को पढ़ाइए, सत्यार्थ प्रकाश उनके ग्रंथों को पढ़ाइए, ऋग्वेदादि भाष्य हैं, सारे ग्रंथों को पढ़ाइए, जितना संभव हो करते रहिए। राजीव दीक्षित जी को जरूर सुनिए, ठीक है। आचार्य अग्निहोत्री जी हैं जो वेदों पर अच्छे कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सुनिए। हमारे गोविंद भाई जी हैं, बड़े भाई, जिनके मार्गदर्शन से सारा कार्य मैं कर रहा हूँ, उनके विचार को समझिए, सुनिए। हमारे जो महान वैद्य हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, वैद्य श्री सत्यवान नायक जी, उनके विचार को सुनिए। प्रतिदिन हम लोग टेलीग्राम की मीटिंग पे 7:45 से लेकर 9 बजे तक आते हैं। उसमें वैद्य जी आयुर्वेद पे अनोखी अनोखी बातें बताते हैं, आयुर्वेद सिखाते हैं, चर्चा करते हैं। उसमें जुड़ करके आप आयुर्वेद सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। टेलीग्राम पे स्वस्थ समृद्ध परिवार नाम का एक हमारा चैनल है, ग्रुप है, उस पे जुड़ करके प्रतिदिन निर्धारित समय पे जुड़ सकते हैं और आयुर्वेद सीख सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस जानकारी को औरों में बांटिएगा, सभी किसान भाइयों से बांटिएगा और जीवन में अमल करके प्रयोग कीजिए और रासायनिक खेती से इस देश को मुक्त कीजिए, जिससे जो हमारे दुष्ट राक्षस जो हमारे देश में जो ये षड्यंत्र फैला करके हमारे देश के जो खेती को नष्ट कर रहा है, उससे बचा लीजिए। तभी हम अपने देश को स्वस्थ और समृद्ध वैदिक बना पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखते हुए करिए। हम सभी इस चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, इसलिए आपको भी करना पड़ेगा और अपने जीवन को अच्छा बना के इस देश को अच्छा बनाइए, इस राष्ट्र को अच्छा बनाइए और मानवता को बचाइए। नमस्ते, वंदे मातरम।